हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं आज अपने एसे के पेपर को कि कैसे एसे पेपर का पेपर बनाया जाए और कैसे इसे मैक्सिमम स्कोर किया जाए। जिस तरह से पेपर वन काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वैसे ही पेपर टू भी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें भी आप मैक्सिमम मार्क्स लेके आ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको अपना पेपर दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे ये जो मेरा पेपर है जो मैंने टेस्ट सीरीज़ में दिया था और ये आपके सामने है। इसमें मैंने 120 स्कोर किया था। यहाँ पे मुझे कुछ मार्क्स भी मिले हैं, मतलब कि कुछ कुछ कमियां हैं और सर ने कहा था कि कॉल कर लेंगे ताकि हम उसको दूर कर सकें। इसके अलावा इन्होंने मेंशन किया है कि डायग्राम ज़्यादा ना बनाएं और एक ही फ्लो में लिखें। फ्लो टूट रहा है, गैप हो रहा है। तो ये सब कुछ तभी पता चलेगा जब आप ऐसे को लिखेंगे। अगर आप ऐसे लिखेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कमियां क्या हैं। हमारा मन लिखने का नहीं करता है। हमको ये लगता है कि हम जितने समय में लिखेंगे, लिखने में हम समय बर्बाद कर रहे हैं, उतना समय में तो हम बहुत सारा पढ़ लेंगे, लेकिन ये गलत है। हमको पढ़ने के साथ साथ लिखना भी लगातार करना ही है। और चूंकि मई में मेंस है तो पर डे 3 से 4 घंटे तो आपको लिखना ही है। यहाँ जो नेशनल का पार्ट है उसके पहले से मुझे 27 और सेकंड में 28 मार्क्स मिले हैं। और छत्तीसगढ़ का जो पार्ट है उसमें पहले में 32 और दूसरे में 34 मार्क्स मिले हैं। इस तरह से ओवरऑल 120 मार्क्स मिले हैं। तो देखिए ऐसे जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और ऐसे को आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसे ही एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं एसे को लेकर। और यहाँ पे आप मेरी कॉपी में देख सकते हैं कि मैंने क्या कुछ किया है। सबसे पहली बात तो ये कि एसे जो है वो एकदम वेल डिफाइंड है। छत्तीसगढ़ का एसे आपको 4 एसे लिखने हैं और छत्तीसगढ़ के पोर्शन से 2 एसे और भारत और अंतर्राष्ट्रीय पोर्शन से 2 एसे। इसके लिए कुल आपको मिल रहे हैं 180 मिनट। अब 180 मिनट बहुत पर्याप्त है 4 एसे लिखने के लिए। मैंने जो बार बार प्रैक्टिस करी थी उसमें मैंने ये पाया था कि 35 मिनट मोर देन सफिशिएंट है एक ऐसे लिखने के लिए। और 35 मिनट इंटू 4 जब आप करते हैं तो ये आता है 140 मिनट। दैट मीन्स कि 140 मिनट में आप अपना पूरा ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास अभी भी 40 मिनट बच रहे हैं। तो आप अब इस 40 मिनट में क्या करेंगे, तो इस 40 मिनट को हम 4 पार्ट में बांटेंगे और वो जो 10 मिनट है हम हर ऐसे को देंगे। तो जब भी आप ऐसे की शुरुआत करें, ऐसे का कोई टॉपिक आपके सामने आ रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल ये एक टॉपिक है, सोशल मीडिया और भारतीय लोकतंत्र में टकराव से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान। अब ये एक टॉपिक आपके पास आ गया। तो अब आपके पास 10 मिनट हैं इस ऐसे का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। शुरू के 10 मिनट आप इस ऐसे का स्ट्रक्चर तैयार कीजिए। स्ट्रक्चर का मतलब आप पहले से ही लिख लीजिए कि आप इंट्रो में क्या लिखेंगे। उसके बाद आप लिख लीजिए कि आप बॉडी में क्या लिखेंगे, आपका कंक्लूजन क्या होगा। इसके कुछ कुछ पॉइंट्स बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये 8 से 10 पॉइंट आप पहले ही बना लीजिए। इस 10 मिनट में आपको अपने ऐसे के ऊपर एक्सरसाइज करनी है। और ये जो 10 मिनट है इस पे जब आप एक्सरसाइज कर लेंगे तो बाकी के बचे 35 मिनट में आपको अपना ऐसे कंप्लीट करना है। डैट मीन्स कि एक ऐसे के लिए आपके पास ओवरऑल टाइम रहेगा 45 मिनट, लेकिन शुरुआती 10 मिनट में आप सिर्फ उसका फ्रेम तैयार करेंगे और बाद के 35 मिनट में उसको आप लिखेंगे। तो इस तरह से आप अपना ऐसे तैयार करेंगे। और जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आप पोएम से शुरुआत कर सकते हैं। आप किसी बड़े महान व्यक्ति के द्वारा कहे गए जो उसके शब्द हैं, कोटेशंस, उससे शुरू कर सकते हैं। आप किसी स्टोरी से शुरुआत कर सकते हैं। जिस तरह से भी आपको लिखना अच्छा लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से जब चीज़ें आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ऐसे जो है वो बहुत बेहतर है और बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको तैयार किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे जो ऐसे मैंने लिखा है, सोशल मीडिया और भारतीय लोकतंत्र में टकराव से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान। तो सबसे पहले मैंने जो फ्रेम बनाया उसमें आपको पता है सोशल मीडिया भी अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत आता है। और अभिव्यक्ति की आज़ादी भारतीय संविधान में कहाँ है, अनुच्छेद 19(1) क में है। तो मैंने अपनी शुरुआत यहीं से करी कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1) क वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है। तो इस तरह से मैंने अपने ऐसे की शुरुआत की। इंट्रोडक्शन में अगर आप थोड़ा बहुत फैक्ट्स डाल सकें तो ये अच्छा होता है, क्योंकि जो एग्जामिनर है, जो आपका कॉपी चेकर है, इससे वो आपकी कॉपी को पढ़ता है, उसको इंटरेस्ट जगता है। तो इस तरह से आप अपने ऐसे की शुरुआत कर सकते हैं। और जो मैंने शुरुआत में बताया आप उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। शुरुआत करने के बाद मैंने अगला कैसे किया था,
कि फिर से यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति को निजता का अधिकार प्रदान करता है। अब यहाँ पे जो टॉपिक है वो भारतीय लोकतंत्र में टकराव है और सोशल मीडिया के ऊपर पूछा गया है और इसका समाधान पूछा गया है। तो सोशल मीडिया है आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी में आएगा, उसके बाद ये निजता के अधिकार में भी आता है, तो वहाँ उल्लेख करना ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं और इसके बाद आप अपना बाकी डिटेल दीजिए। मैंने यहाँ पे सोशल मीडिया को लेकर एक छोटा सा डायग्राम भी बनाया था साइड में। सोशल मीडिया में ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब, और यहाँ पे मैंने कोटेशन डाला चित्र प्रमुख सोशल मीडिया। इससे मैंने ये भी बताया कि मुझे सोशल मीडिया की भी जानकारी है और सोशल मीडिया में क्या कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं वो इस तरह के हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना के अपने एसे के साथ इसको डाल दिया। अब एक चीज़ आप गौर करेंगे तो देखेंगे मैंने मेन जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है, यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि आप जब ऐसे लिख रहे हैं तो आपको पता है कि आप क्या चीज़ इंपॉर्टेंट उसमें डाल रहे हैं। तो जो चीज़ भी आपने इंपॉर्टेंट डाली हुई है उसको आप अंडरलाइन जरूर करें, ताकि जो कॉपी चेकर एग्जामिनर है उसका ध्यान अलग से उस पॉइंट पे जाए और वो ये फील कर पाए कि आपने अच्छे कीवर्ड्स और अच्छे डाटा का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे मैं पॉइंट्स और हेडिंग्स की बात करूँगा कि मैं जो ऐसे लिखता हूँ उसमें पॉइंट्स और हेडिंग्स जरूर रहती हैं। टकराव के प्रमुख कारण, यहाँ पे मैंने इसको रेक्टेंगल शेप में घेर दिया है ताकि वो मेरी हेडिंग अलग से दिखे। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने पॉइंट वाइज 1 2 3 4 5 6 टकराव के प्रमुख कारणों को पॉइंट वाइज दिया है। यहाँ पे भी देखिए आपके पास स्पेस की लिमिट है, तो आप पहले से ही तय कर लीजिएगा कि आपको कितने स्पेस में इंट्रो, कितने स्पेस में बॉडी और कंक्लूजन के लिए जगह बची है कि नहीं बची है। देख लीजिएगा 4 से 4.5 पेज के आसपास स्पेस रहता है, तो आपको उतने में ही सब कुछ खत्म करना है। प्रमुख कारण दे दिए यहाँ पे। फिर सरकार के सामने चुनौतियाँ, क्या क्या चुनौतियाँ, उसको भी मैंने पॉइंट में दिया 1 2 3 4 5। तो इस तरह से मैं हेडिंग्स पॉइंट्स का इस्तेमाल करता था ताकि जो ऐसे है वो ब्लैंक ना दिखे, ऐसा दिखे कि नहीं उसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस हो रहे हैं। लास्ट में मैंने समाधान के प्रयास लिखे यहाँ पे, और उसके बाद जो नई गाइडलाइन हाल ही में सरकार की आई थी उसे मैंने अच्छे से पढ़ा था। उसमें क्या क्या नई चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे डाला है। अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान था, शिकायत तंत्र की स्थापना थी और 36 घंटों के भीतर सामग्री को हटाना होता है अगर सरकार ने उसे हटाने को कह दिया। अब समाधान के प्रयास में मैंने यहाँ पे लिखा है कब ये लागू हुआ, कौन सा अनुच्छेद क्या है, ठीक है, क्या क्या कुछ प्रावधान है, फिर सोशल मीडिया का क्या पक्ष है। ओके, सोशल मीडिया जो है वो इस बारे में लेकर अपनी क्या राय रख रही हैं, वहाँ पे भी, वहाँ मैंने इसका भी जिक्र किया था। और उसके बाद आगे की राह, अब ये आगे की राह लिखें या फिर कंक्लूज़न लिखें, आपका जो भी लिखने का तरीका है आप उससे लिख सकते हैं। कई जगह मैं कंक्लूज़न लिखा करता था और कई जगह मैं आगे की राह लिखा करता था। आगे का राह का मतलब ये है कि जो आप जो समाधान देना चाहते हैं, आप जो उपाय बताना चाहते हैं वो यहाँ पर आएगा। यहाँ भी मैंने पॉइंट का ही यूज़ किया है। पॉइंट के यूज़ करने से क्या होता है, एक तो मुझे जो बातें स्पष्ट तौर पे कहनी होती है वो मैं कह पाता हूँ, और दूसरा कम जगह में ही मैं ज़्यादा अच्छे और प्रभावी तरीके से अपनी बात को रख पाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए पहले मुझे 25 मार्क्स दिए गए थे और +2 ऐड किया गया है और लिखा गया है फॉर डायग्राम। तो मैंने जो डायग्राम बनाया उसके लिए मुझे 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले। लेकिन याद रखिएगा कि एक एसे में एक से ज़्यादा डायग्राम आपको नहीं बनाना है। एक फ्लो चार्ट या एक डायग्राम का ही इस्तेमाल करेंगे, वो भी लिमिटेड जगह पे, और वो जो डायग्राम है वो रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो डायग्राम आपने बनाया है उसी के बारे में फिर आपने लिखा भी है, तो इस तरह से आप अपना स्पेस खराब करेंगे। तो कोशिश करिए जो बात आप डायग्राम में दे रहे हैं वो बात अलग से कहीं लिखी हुई ना हो, तो इस तरह से आप अपने डायग्राम को जस्टिफाई कर पाएंगे और उसे अच्छे तरह से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो एक ऐसे में एक डायग्राम से ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो गई इंट्रो की, बॉडी की, कंक्लूजन की, ओपनिंग की बात हो गई। पोएम से करिए, कोटेशन से करिए, कहानी से करिए, या फिर आपके पास कोई अच्छे डाटाज हैं तो उसे इंट्रो में डालिए। और इसके अलावा 10 मिनट आप देंगे आप अपने ऐसे का स्ट्रक्चर तैयार करने में, और उसके बाद के 35 मिनट में आप इसे लिखेंगे। घर पे आप इसे लिखना शुरू कर दीजिए, 45 मिनट का टाइम लेकर चलिए, 10 मिनट स्ट्रक्चर बनाइए और 35 मिनट के भीतर उसे लिखिए, आ जाएगा। मैं जब ऐसे लिखा था एग्ज़ाम में तो मेरा जो ऐसे था 3 घंटे का पेपर जो था वो 2 घंटे 30 मिनट में मैंने अपने चारों ऐसे कंप्लीट कर लिए थे। और ये सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू प्रैक्टिस, बार बार ऐसे लिख के प्रैक्टिस करने की वजह से ऐसा हो पाता है। तो समय बहुत है, आप ये मत सोचिएगा कि समय कम है।
10 मिनट सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाइए और 35 मिनट आप उस ऐसे को लिखिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऐसे क्या है, वैश्विक महामारी में विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए चुनौतियां एवं भारत पर प्रभाव। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंट्रो में क्या दिया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में WHO की स्थापना सन 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है तथा 194 देश इसके सदस्य हैं। WHO की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों का सहयोग, सहायता, स्वास्थ्य प्रगति की जांच और समन्वय प्राधिकरण की स्थापना करना है ताकि वैश्विक महामारी के दौरान आम लोगों को फौरन तौर पर सही इलाज उपलब्ध हो सके। तो इस तरह से मैंने अपना इंट्रो दिया था। ठीक है, अब विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात चल रही है, वैश्विक महामारी की बात चल रही है, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे कोई कोटेशन डालना या फिर कोई पोयम लिखना वो शायद यहाँ जस्टिफाई नहीं करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई कोटेशंस वगैरह नहीं डाले। तो आपको भी इसी तरह से ध्यान देना है और अपने ऐसे को आगे बढ़ाना है। यहाँ पे भी देखिए चुनौतियों के बारे में बातचीत की गई थी, तो मैंने चुनौतियों का एक डायग्राम बनाया है। चुनौतियाँ क्या क्या हैं, WHO के आगे कोरोना है, पर्यावरणीय समस्याएं हैं, इन्फ्लुएंजा है, असंक्रामक रोग, HIV, डेंगू और नाजुक परिस्थितियाँ। और यहाँ पे मैंने कोटेशन डाला है WHO की चुनौतियाँ। तो इस तरह से आप एक डायग्राम के थ्रू इसको बेहतर प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डायग्राम ज़्यादा बना दिए थे, जो कि डायग्राम कम बनाना है, एक से ज़्यादा डायग्राम नहीं बनाना है। महामारी में WHO को वैश्विक योगदान, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अलग से उसको दिखाया है। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये मैंने यहाँ पे दिखाया है, और उसके बाद क्या क्या कुछ हो सकता है वो मैंने दिखाया है। और लास्ट में आगे की राह, ये आपके ऐसे में होना ही चाहिए। अगर आप ये नहीं डालते हैं या फिर निष्कर्ष इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में कंक्लूजन, ये अगर आप नहीं डालते हैं तो आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा ही डायग्राम यूज़ कर दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि कुछ मार्क्स मुझे यहाँ पे कटे थे, नहीं तो 30 मार्क्स एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट 28 मिले, क्योंकि मैंने मैक्सिमम जो डाटा था वो उसका इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे मैंने देखिए आगे की राह यानी कंक्लूजन के लिए इतना स्पेस, दैट मीन्स कि लगभग आधे पेज के आसपास का स्पेस मैंने यूज़ किया है। तो आपका क्या कंक्लूजन है, कितना आप लिखेंगे, ये शुरुआती के 10 मिनट में आपको तय करना है। उसमें आपको पॉइंट्स पहले से ही नोट कर लेने हैं, और इन 10 मिनट में जब आप पॉइंट्स नोट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आप ऐसे जब लिखना शुरू करेंगे तो आपकी कलम सीधे ऐसे ख़त्म करने के बाद ही रुकेगी। तो इस तरह से ये हो गया भारत का पोर्शन। सबसे अच्छी बात यह है छत्तीसगढ़ और भारत के ऐसे के पोर्शन में कि यहाँ पे जो आपका सिलेबस है वो बिल्कुल फ्लैट है, कि आपको सिर्फ समाधान और चुनौतियों पे ही बात करनी है, समस्याओं पे ही बात करनी है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। अब आते हैं छत्तीसगढ़ के ऐसे के पोर्शन में। यहाँ पे देखिए टॉपिक क्या है, पर्यावरणीय संरक्षण हेतु छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी किसान न्याय योजना की उपयोगिता, इस पे ऐसे लिखना था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, बजट में माननीय मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा था उस कोटेशन का मैंने इस्तेमाल किया। चूँकि खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं वो पर्यावरण संरक्षण और किसान न्याय योजना के बारे में बोल रहे हैं, तो मुझे लगा यहाँ पे उनके कोटेशन का यूज़ करना ज़्यादा जस्टिफिकेशन होगा, ताकि एग्जामिनर के मन में यह प्रभाव पड़े कि स्टूडेंट को छत्तीसगढ़ की बातों की जानकारी है। यहाँ पे मैंने लिखा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट भाषण 2021 में कहा है कि ग्लोबल इंसानियत और लोकल जरूरत के संतुलन से ही न्याय संगत विकास संभव हो सकता है। ठीक है, इसी बात को अमल में लाते हुए गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ की संकल्पना को साकार करने के लिए मूल मंत्र में 6 नए शब्दों का समावेश किया गया है। तो इस तरह से मैंने अपने के ऐसे की शुरुआत करी थी। उसके बाद मैंने बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना है क्या। ठीक है, और ये जो मूल मंत्र हैं, जो 6 शब्द थे आपके बजट में 2021 के, अगर आपने ध्यान लिखा होगा तो वो ये तो इसमें मैंने उसको एक डायग्राम के थ्रू जो है वो अलग से शो कर दिया था। ठीक है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की उसके बाद मैंने एक जानकारी दे दी, और जो भी इम्पोर्टेंट पोर्शंस थे उसको मैंने अंडरलाइन जरूर किया है। तो आप भी अंडरलाइन जरूर करें, अंडरलाइन करना ना भूलें। उसके बाद उपयोगिता के बारे में पूछा गया था, तो मैंने उपयोगिता भी यहाँ पे दर्शाई है। उपयोगिता को मैंने पॉइंट्स में लिखा है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे मैंने वनों के बारे में भी बता दिया है कि किस तरह से कहाँ कितने वन छत्तीसगढ़ में हैं। ओके, फिर लास्ट में कंक्लूजन डालना ज़रूरी है, तो मैंने आगे की राह भी लिखी है, इस योजना से आगे क्या कुछ हो सकता है। और मार्क्स देखिए 32, ये काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, एक ऐसे में 32 मार्क्स मिलना। तो इस तरह से जब आप अपने
ऐसे को पहले से ही समझ लेंगे, उसका एक खाका तैयार कर लेंगे और उसके बाद उस पर लिखना शुरू करेंगे तो आपका ऐसे बहुत अच्छा हो जाएगा। कोशिश करिए पॉइंट्स में लिखने की, हालांकि ज़रूरी नहीं है, आप जिस शैली में लिखते हैं उस शैली में भी लिख सकते हैं। मेरी आदत थी, मैं ज़्यादातर हेडिंग और पॉइंट्स का यूज़ करता था ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स दे सकूँ। अगर आप पैराग्राफ में लिखते हैं तो पैराग्राफ में लिखिए, लेकिन एक पैराग्राफ 4 से 5 लाइन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और जब यहाँ पैराग्राफ ख़त्म होता है तो अगला पैराग्राफ फिर आप यहाँ से शुरू करें, ताकि ये जो स्पेस है ये जब बार बार आए यहाँ पे, तो आपकी कॉपी देखने में थोड़ी सुंदर लगे। नहीं तो फिर एक साथ लिखने पे समझ में नहीं आता है कि कहाँ पैरा ख़त्म हो रहा है और कहाँ से नया शुरू हो रहा है। आगे की राह, ठीक है। इसमें देखिए, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना से किसान न्याय योजना समृद्ध होगी, किसानों के खेतों में फसलों के साथ वृक्ष दिखेंगे। दूसरा, आने वाले दिनों में धान की फसल से निर्भरता कम होगी। तीसरा, किसानों को आय अर्जित करने के नए साधन मिलेंगे। वृक्षारोपण से वनों का दायरा विस्तृत होगा और पर्यावरण समृद्ध होगा। विविध प्रजाति के पेड़ लगाकर किसान इसका व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल कर पाएंगे। ये मैंने योजना में आगे की राह को लेकर कुछ अपने सजेशंस दे दिए थे, निष्कर्ष दे दिए थे। तो इस तरह से ये मेरा ऐसे कंप्लीट हुआ था, ठीक है। लास्ट पोर्शन में आते हैं, फिर एक योजना और फिर एक ऐसे। छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर जो ऐसे होते हैं वो योजना के ऊपर ही होते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको तो आपको तैयार करना ही होगा, जैसे छत्तीसगढ़ की शिक्षा, छत्तीसगढ़ के आदिवासी, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की समस्याएं, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के हितों में किए जा रहे कार्य, छत्तीसगढ़ के उद्योग, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के आभूषण और व्यंजन। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं 10 से 12 जो पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर को आप जब उठाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऐसे इन्हीं कुछ टॉपिक्स में से आता है। अब यहाँ पे आया है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ में महिलाओं की भूमिका, महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ते कदम, ठीक है। महिला सशक्तिकरण के ऊपर बात की हुई है तो सीधी सी बात है कि महिलाओं को लेकर क्या क्या कुछ छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है उसका आपको यहाँ पे उल्लेख करना था। तो मैंने शुरुआत की, किसान न्याय योजना की भावनाएं महिलाओं के साथ उस जंगलों में पहुंचती हैं जहां 52 किस्म के वनोपज की खरीदी होती है। गोधन न्याय योजना के माध्यम से गोबर भी आर्थिक क्रांति का प्रतीक बन गया है। कौशल्या मातृत्व योजना तथा महतारी दुलार योजना से छत्तीसगढ़ में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की रश्मियां फूट रही हैं, जिससे प्रदेश की महिलाओं के लिए भविष्य के नए रास्ते रोशन हो रहे हैं। तो इस तरह से मैंने एक कहानी और कुछ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक इंट्रो दिया था। तो इस तरह से आप भी अपने इंट्रो दे सकते हैं और इस तरह के जो इंट्रोज हैं वो आपको पहले से ही तैयार करने होंगे कि अगर महिला सशक्तिकरण के ऊपर अगर ऐसे आता है तो आप क्या लिखेंगे। ये जो मेरा इंट्रो था ये पहले से ही तैयार किया हुआ था कि जब कोई महिलाओं के ऊपर का आर्टिकल आएगा, निबंध आएगा, तो मैं इसको लिखूंगा। अपने इंट्रो को मैं फिर से सुनाता हूँ। किसान न्याय योजना की भावनाएं महिलाओं के साथ उन जंगलों तक पहुँच रही हैं जहाँ 52 किस्म के वनोपजों की खरीदी होती है। गोधन न्याय योजना के माध्यम से गोबर भी आर्थिक क्रांति का प्रतीक बन गया है। कौशल्या मातृत्व योजना तथा महतारी दुलार योजना से छत्तीसगढ़ में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की रश्मियां फूट रही हैं, जिससे प्रदेश में महिलाओं के लिए भविष्य के नए रास्ते रोशन हो रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आधुनिकता तथा परंपरा का साम्य ही छत्तीसगढ़ के विकास का मूल आधार है। तो इस तरह से मैंने माननीय मुख्यमंत्री का कोटेशन का भी यहाँ पे उल्लेख किया है और उसके बाद मैंने फैक्ट्स डाले हैं। उसके बाद जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन किया है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट और डायग्राम का यूज़ किया है। अब महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है तो कौन कौन से क्षेत्र में महिलाएं अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं वहाँ मैंने एक डायग्राम के थ्रू इसको शो कर दिया है। कला, खेल, राजनीति, पर्वतारोही और संस्कृति में कौन कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ को बहुत दूर तक इसकी पहचान पहुंचाई है, ठीक है। उसके बाद ढेर सारी इसमें बातें जिसमें कि मैंने डाली हैं आंकड़े और फैक्ट और उसको अंडरलाइन किया हुआ है। और छत्तीसगढ़ की योजनाओं को मैंने अलग अलग लिख के डिटेल करने की बजाय यहाँ देखिए मैंने अपनी कॉपी को 2 पार्ट में बांटा और उसके बाद जितनी भी महिलाओं से संबंधित योजना है उसको लिख दिया और नीचे कोटेशन डाल दिया, चित्र महिला योजनाएं। जब भी आप कोई फ्लो चार्ट या डायग्राम बनाते हैं तो नीचे कोटेशन जरूर डालिएगा कि आप ये चित्र किस बारे में बनाएं। अगर ये कोटेशन आप नहीं डालते हैं तो आपका ये डायग्राम जो है वो अधूरा माना जाएगा। तो यहाँ पे सारी महिलाओं की जो योजना थे महिला सशक्तिकरण के संबंध में, सारी योजनाओं को मैंने यहाँ पे एक एक लाइन में लिख दिया था। और यहाँ पे चूंकि मैंने इन योजनाओं का नाम लिख दिया है इसलिए ये सीधी सी बात है कि मुझे इस योजनाओं के बारे में जानकारी है तो अलग से इसके बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे मैंने फैक्ट्स लिख दिए और इस तरह से मेरा जो एसे है वो रिच हो गया, कंटेंट यहाँ पे रिच हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिखने के बाद लास्ट में आगे की राह या कंक्लूज़न मैंने पॉइंट में दिया क्योंकि कंक्लूज़न में हमेशा ही पॉइंट में देता हूँ।
छत्तीसगढ़ में प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल पैदा कर रहा है। इससे खुशहाली आएगी। सरकार को पहुंच विहीन क्षेत्रों की महिलाओं को भी मुख्य धारा से जोड़ने की पहल समाज को आगे बढ़ाएगी। महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाएं उन्हें घर के मुखिया के रूप में स्थापित कर रही हैं, जिससे नारी अस्मिता का सम्मान बढ़ रहा है। और इसमें मुझे मिले हैं 34 मार्क्स। तो ये है ओवरऑल एसे की मेरी कॉपी, मेरे लिखने का तरीका, कैसे मैं फ्लो चार्ट और डायग्राम का यूज़ करता था और कैसे मैं इन फ्लो चार्ट और डायग्राम्स को अपने एसे में एक ऐसे जस्टिफिकेशन के तौर पे इंक्लूड करता था जिससे उस एसे की महत्वता वहाँ पे बनी रहे, लेकिन ज़्यादा फ्लो चार्ट और डायग्राम का यूज़ नहीं करना है। एक बार फिर से कह रहा हूँ कि जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस बहुत ही फ्लैट है और बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ध्यान से 2012 से लेकर आप 2020 तक के मेंस के एसे को देख लें और इससे आप छत्तीसगढ़ का एटलीस्ट कंटेंट तो तैयार कर ही सकते हैं। शिक्षा, महिला जो मैंने पहले बताया, आदिवासी, इसके अलावा उद्योग, शिक्षा के साथ साथ जो यहाँ की योजनाएं हैं उन पे अगर आप फोकस करते हैं, पिछले 3 साल में छत्तीसगढ़ में क्या कुछ योजनाएं हुई हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो आपका एसे इन्हीं सारी चीज़ों में से आएगा। और नेशनल एसे की बात करें तो जो भी कुछ चल रहा है देश में हाल ही में पिछले 1 वर्षों के दौरान, उसे आप अच्छे से देख लीजिए, कुछ अच्छी रिपोर्ट्स तैयार कर लीजिए, उस रिपोर्ट्स के बारे में आप जो है अपना ध्यान केंद्रित करिए और उन रिपोर्ट्स का इस्तेमाल जो है आप अपने एसे में करिए। ठीक है, तो जब आप रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, रिपोर्ट्स के डाटास का इस्तेमाल करेंगे, तो आपका एसे जो है वो बहुत रिच होगा और ये जो कंटेंट होगा ये आपको बाकी लोगों से अलग करेगा। एसे लिखते वक्त एक बात और भी सुनिएगा कि अगर 4 एसे में से कोई एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा कठिन लग रहा है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आप इस कठिन टॉपिक को लिख लेंगे, तो आप उस कठिन टॉपिक का ही चूज़ करिए। ये बाकी स्टूडेंट से आपको अलग करेगा, क्योंकि अगर 90% स्टूडेंट्स वो छोटा वाला टॉपिक या आसान टॉपिक यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ 10% छात्र ही एक अलग टॉपिक यूज़ करेंगे। और ऐसे में जब एग्जामिनर के सामने एक नई कॉपी जाती है जिसमें कुछ अलग लिखा होता है तो वो प्रभावित होता है। तो उम्मीद है आपको ऐसे लिखना समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है। हर ऐसे के 10 मिनट तक उसका स्ट्रक्चर तैयार करना है और उसके 35 मिनट में फिर उसको कंप्लीट करना है। एक ऐसे के लिए 45 मिनट और 4 ऐसे के लिए इसी तरह से टोटल 180 मिनट आपके पास रहेंगे। जरूर बनाइए आप उसका स्ट्रक्चर, बिना स्ट्रक्चर बनाए काम नहीं चलेगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपके ऐसे की कॉपी के पीछे एक पेज जो है वो रफ यूज़ के लिए होता है, तो आप इसी रफ यूज़ के लिए बने पेज पे आप इसका स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करिएगा और उसके बाद अपना ऐसे लिखना शुरू करिएगा। अंडरलाइन जरूर करिएगा। फैक्ट्स आपको डालने हैं। एक फ्लो चार्ट या डायग्राम एक ऐसे में आप बना सकते हैं, लेकिन वो रिलेवेंट होना चाहिए, जबरदस्ती का नहीं होना चाहिए, जगह नहीं घेरना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये जो कंटेंट है ऐसे का आपको पसंद आएगा और अब आप ऐसे लिखना शुरू कर दीजिए। अभी मार्च और अप्रैल तक, अभी फरवरी अब तो ख़त्म हो गया, मार्च में आप कोशिश करिए हर हफ्ते एक ऐसे लिखने की, हर संडे को एक ऐसे लिखिए। और उसके बाद अप्रैल और मई तक जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, अप्रैल में हर संडे आप एटलीस्ट 2 ऐसे लिखिए। इससे आपके ऐसे की प्रैक्टिस बन जाएगी। और ऐसे चूँकि सेकेंड शिफ्ट में होता है, 2 से 5 बजे तक होता है, तो आप कोशिश करिएगा कि जब आप 2 से 5 का शेड्यूल है उसी में घर में ऐसे लिखिए। 2 से 5 का जो शेड्यूल है उसी में आप ऐसे लिखिए। इससे एग्जामिनेशन टाइम में आपको एग्ज़ाम लिखने की आदत बन जाएगी। टेस्ट सीरीज़ अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। टेस्ट सीरीज़ से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कॉपियाँ जज के वापस आती हैं, आपकी कमियाँ बताई जाती हैं, आपको अच्छा करने के टिप्स बताए जाते हैं। तो इस तरह से आपका परफॉर्मेंस बेटर होता है। ठीक है, तो पेपर 2 ऐसे में फ़िलहाल इतना ही। आगे जो पेपर 3 है उसको भी लेके आऊँगा। फ़िलहाल आप पेपर 1 में अपलोड कर चुका हूँ, पेपर 2 ये है। अपनी तैयारियों को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए और उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।